तो हमने बोला कि स्ट्रक्चरल चेंज के कारण अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज क्या है? स्ट्रक्चरल चेंज मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज आया। जैसे कि हम न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, तो बंदा ये तो है नहीं भाई आज टेक्नोलॉजी आई हम समझ गए चलो हम कल से काम शुरू करते हैं, तो उसको अडॉप्ट करने में कुछ टाइम तो लेगा ना। अगर एक पर्सन वैसे इलिटरेट है, उसको तो भाई पहले वाली टेक्नोलॉजी नहीं समझ आ पा रही अभी तक, और आप एक नई ले आए, तो उसको उन स्ट्रक्चर्स में जो चेंजेस आए हैं उनको अडॉप्ट करने में कुछ टाइम लगता है। और अगर उस एडॉप्शन के टाइम में वो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हम उसको फुल एम्प्लॉयमेंट में तो ले ही नहीं सकते। इसीलिए ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा पार्ट हो गया कि माइग्रेशन। अगर एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है तो वो पहले जाके खुद सेट होगा, फिर उसको अपनी फैमिली को सेट करेगा। अगर वो फैमिली को सेट नहीं भी कर रहा, अकेला भी जा रहा है, तो उसको खुद सेटलमेंट में भी कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो वो टाइम भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया, वो अब जाते तो काम शुरू नहीं कर देगा। तो ये हमारा सेकेंड रीज़न हो गया कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जो ये माइग्रेशन है ये भी स्ट्रक्चरल चेंज का ही पार्ट है। अब सेकेंड है कि अगर एक बंदे को भी काम भी मिल रहा है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इतने कम वेज पे तो काम करूँगा नहीं। अब जैसे हम आजकल की सिचुएशन देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े डिग्रीज़ वाले लोग हैं, किसी ने एमबीए की हुई है, कोई बीए की हुई है, तो वो भी जाके पीएन की पोस्ट के लिए खड़े हैं। तो अब एक इंसान तो भाई खड़ा हो गया जाके, उसको नीड है, दूसरा बोल रहा है कि मैं इतनी कम पे काम नहीं करूँगा, मैंने एक डिग्री ली है, तो वो भी अनएम्प्लॉयड ही हुआ। तो ये भी एक रीज़न हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारा थर्ड गोल हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटी क्या है? अब जैसे हमारी सोसाइटी में 3 सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और मिक्स सेक्टर। जब इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड मिक्स सेक्टर शेयर्स दें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ में, तब हम उसको इक्विटी बोलेंगे। ये नहीं कि वो इक्वल शेयर दें। अब भाई अगर हम अपना सारा बर्डन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दें कि वो अपने आप अपनी ग्रोथ में हेल्प करते रहेंगे, तो वो तो काम चलेगा नहीं। ना ही हम अपना सारा बर्डन है जो वो पब्लिक सेक्टर पे छोड़ सकते हैं। तो जब ये तीनों सेक्टर्स कुछ ना कुछ शेयर दें इकोनॉमी की ग्रोथ में, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सेक्टर्स में इक्विटी हो, जो इक्वालिटी है वो सोसाइटी में भी होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एक्सेट्रा। अब अगर हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो सेक्टर्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो सोसाइटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी शुड गेट सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। तो क्या मतलब हुआ कि जो हमारी कंट्री का हर इंडिविजुअल है उसको इक्वल शेयर मिलना चाहिए कंट्री की नेशनल इनकम में। वहीं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि डिफरेंस होना चाहिए इनकम में, लेकिन कुछ सर्टेन लिमिट्स तक। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था कि हर इंडिविजुअल को सोसाइटी के नेशनल इनकम में सेम शेयर मिलना चाहिए। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो भी एक क्वालिटी हो गई या एक क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग इनकम में डिफरेंस होना चाहिए। इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक डॉक्टर हो गया, ये हमने एग्जांपल पहले भी की थी। एक डॉक्टर है वो 50,000 कमा रहा है एक दिन के, वहीं एक लेबर क्लास है वो एक महीने में 50,000 कमा रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। इस तरह के डिफरेंस को करेक्ट करना चाहिए। लेकिन हाँ, डॉक्टर के पास क्वालिफ़िकेशन है, वो उसने पढ़ा है भाई, मेहनत की है, तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो कुछ डिफरेंस हो इनकम में उनकी क्वालिफ़िकेशंस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये ना हो कि एक इंसान एक दिन में उतना कमा रहा है और एक इंसान एक महीने में उतना नहीं कमा पा रहा। तो ये जो डिफरेंस है इसको करेक्ट करना चाहिए। तो अब हमारा फोर्थ टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है? कुछ भी हमारी सोसाइटी में नए अपडेशंस आ रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया आ रहा है, हम उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं।
तो वो एक चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में। पुराने जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उसमें उससे नए इक्विपमेंट्स की साइड हम जा रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ प्रोसेस। अब ये नहीं है भाई अपडेशन तो हो गई, हम उसको अडॉप्ट ही ना करें, तो अडॉप्शन भी चाहिए, अपडेशन भी चाहिए। तो वो हो गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ प्रोसेस। तो जो बेटर टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज़ लाती है। अब एक इतनी महंगी टेक्नोलॉजी को भाई हम लेके आए हैं, उसको इतना पैसा लगाया है, तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। तो लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रोडक्शन भी तो बढ़ रही है। अगर एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, बेटर टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हमारी प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी ना और हमारा टाइम कम होगा। इसीलिए हमारे मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में, वो बेस्ट एग्जाम्पल है एक मॉडर्नाइजेशन की। अब है कि कन्वेंशनल विजडम भी होनी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं है कि हमारी सोसाइटी में जो इक्विपमेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मशीनरी नई नई आ रही है, लेकिन अगर सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो पुरानी रहे तो उसका मॉडर्नाइजेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कन्वेंशनल विजडम की बेस्ट एग्जांपल है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन को भी मैन के जितने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसका अगर सिंपल वे में मीनिंग ले तो वो है सोशल प्रॉस्पेरिटी। ये नहीं है कि एक मैन इतना ज़्यादा काम कर रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहा है और वुमेन को उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। अब हमारा 5th पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अब एक कंट्री डेवलप हो रही है, उसमें ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसको अगर किसी और कंट्री पे डेवलपमेंट के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है तो वो उसके लिए सबसे बेकार चीज़ हो गई। तो ये है कि डिपेंडेंस और डेमोक्रेसी प्रोडक्शन गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, कि एक कंट्री कभी भी किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, स्पेशली फूड ग्रेन्स के बीच में सेल्फ सफिशिएंसी यही होगी। तो इंडिया क्यों चाहता था कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो? इसका मेन रीज़न था कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी तो पाकिस्तान को इंडिया बिल्कुल हराने वाला था, लेकिन यूएसए ने उसको धमकी दी कि अगर तुम पीछे ना हटे तो हम हमारी फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर देंगे। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उनके लोग भूखे मरे, इसीलिए इंडिया को पीछे हटना पड़ा। यही कारण था कि तब इंडिया ने ठान ली कि अब हमें सेल्फ सफिशिएंट होना है। तो ये हमारे जो पॉलिसीज़ थी, ये थी हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़।